क्या आपको पता है ज़्यादा माउथ वॉश इस्तेमाल करने से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है? क्या आपको पता है कि किसी भी इंसान को उनकी बुरी आदतों की वजह से ओरल कैंसर हो सकता है, लेकिन इस ओरल कैंसर को कम्प्लीटली रोका जा सकता है अगर आप इसको प्री कैंसर स्टेज पर ही पकड़ लें। प्री कैंसर स्टेज होता क्या है, इसके बारे में आज का एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है डॉक्टर किरण असीक के साथ, जो AMC से ग्रेजुएट हैं और UK की उनके पास डिग्रीज हैं, और वो बहुत से सेलिब्रिटीज़ और पाकिस्तानी एंकर्स की भी डेंटिस्ट रह चुकी है और उनका स्माइल मेकओवर कर चुकी है। इनसे हमने ये समझने की कोशिश की है कि डे टू डे हम ब्रश कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम टूथपेस्ट का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम लोग ओरल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ओरल हेल्थ से लोगों में डायबिटीज़ और हार्ट अटैक हो सकता है। फैमिलीज़ को ये पता ही नहीं होता कि उनकी ओरल हेल्थ ख़राब हो गई है, और उनकी ओरल हेल्थ ख़राब होने की वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है और वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जहां पे उनको इन डायबिटीज़ को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हमने बहुत सारी चीज़ों पर डॉक्टर साहिबा से बात की है कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कोलगेट इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो गलत प्रोडक्ट्स बेच रही हैं गलत एड्स दिखाकर। इन सब के बारे में कंप्लीट आज आपको इस एपिसोड में पता चलेगा, और आपकी कंप्लीट ओरल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टूथ क्रू क्लिनिक, एंजॉय द शो। जस्ट फन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप इतने लोगों से रोज़ मिलती हैं, इतने लोगों से सोशलाइज होती हैं, तो क्या आप लोगों को देखकर ये कहती हैं कि इसके दांत ख़राब हैं, इसके दांत ठीक होने चाहिए, इसमें ये मसला है? जी बिल्कुल। जैसे कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँ। आपके जो नीचे वाले दांत हैं, माशाल्लाह वैसे तो आपकी स्माइल एज अ होल बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट क्लिक पड़ा तो मुझे आपका नीचे वाला एक कैनाइन है वो थोड़ा सा टिल्टेड लगा। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर वो भी आप ठीक करवा लें। लाइक आजकल जो बहुत ज़्यादा जो ट्रीटमेंट है इजी भी है, कन्वीनियंट भी है, तो वो है अलाइनर्स। आप इसको ब्रेसेस से भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रेसेस में समथिंग आप इतना बड़ा आपका मसला नहीं है कि मैं आप एग्जैक्टली बिल्कुल आपको तो इतना टाइम नहीं लगेगा, 2 to 3 years तो नहीं लगेंगे, इट्स जस्ट अ माइनर गैप। तो इसीलिए अलाइनर्स कह रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आप वो करवाएंगे तो नीचे वाली आर्च भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो आपकी जो फर्स्ट लुक में स्माइल नज़र आती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो क्या मैं करती है कि ब्रेसेस लगाने चाहिए? एग्जैक्टली उन केसेस में हम करते हैं। देखिए 2 चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एक होता है कि आपको एस्थेटिकल इशू है कि आपको अपनी स्माइल नहीं पसंद, हालांकि कोई और इशू नहीं है, आप खाना सही खा रहे हैं, आपकी ओवरऑल जो है ओरल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। दूसरा इशू क्या आता है कि पेशेंट को जो है ना कुछ इस तरह के मसाइल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक उसमें जो है ना हम उनको मेडिकली प्रेफर करते हैं कि आप अपने ब्रेसेस का या लाइनर्स का ट्रीटमेंट करा दें। लाइक कुछ पेशेंट होते हैं, अब देखें जो एक नॉर्मल बाइट होती है ना, उसमें ये होता है कि आपकी अपर और लोअर टीथ जो है ना वो बिल्कुल आप 25% एक दूसरे के साथ टच कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि अपर टीथ 70% 90% नीचे वाले दांतों को छुपा रहा है, तो उसे डीप बाइट कहते हैं। तो उस केसेस में ये इशू होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके फ्रंट जो टीथ है वो घिस जाते हैं। ठीक है, प्लेमैन में अगर मैं आपको लैंग्वेज में कहूँ तो उस केसेस में हम पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आपके मोलर्स जो हैं वो इरप्ट हों और आपकी बाइट ठीक हो। इसी तरीके से क्रॉस बाइट्स आ जाती हैं, उसमें जो है ना पेशेंट को जो है खाने पीने में इशू होता है। इसके अलावा कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें आपके दांत जो है ना ज़्यादा एज टू एज टच कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं ना वो स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस में रहने की वजह से वो फटीक में रहते हैं, तो पेशेंट को डिफरेंट पेन्स रहता है और पेशेंट को इस बारे में पता भी नहीं होता कि मेरा मसला जो है दांतों की वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से कुछ पेशेंट को शोल्डर पेन भी रह सकता है, कुछ पेशेंट को फेस में, आपके पीछे नेक में, डिफरेंट एरिया में। इसके अलावा ये आपका एक जोन होता है च्यूइंग के लिए, यहाँ पे लोग पेशेंट को पेन रहता है। तो जब ये हम इश्यूज जब इनके रिजॉल्व करते हैं, इसके अलावा ये TMJ का एरिया होता है, ज़्यादा लोग इससे ज़्यादातर यूँ मुँह बंद करके बैठे तो यहाँ पे स्ट्रेस होता है, तो इसमें यहाँ पे उनको पेन स्टार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है मेडिकली आप इसे कहते हैं। उनको काउंटर करने के लिए भी हम ब्रेसेस प्रेफर करते हैं, और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि उसमें कोई मेडिकल इशू नहीं है
आपको जिस पेशेंट जो है ना उसके दांत इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि वो किसी से बात करता है तो, या फिर उसकी आप ये कह सकते हैं कि उसकी वर्क नेचर इस तरह की है कि जिसमें जब वो किसी से बात करता है तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, तो फिर हम उन्हें प्रेफर करते हैं कि वेदर के आप किसी और बड़े ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। लाइक मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, कुछ लोग अलाइनर्स और विनेयर्स और क्राउन्स और उनकी कह देते हैं, तो बेहतर है कि आप नेचुरल की तरफ जाएं। तो आप विनेयर्स और अलाइनर्स और आप जो है ब्रेसेस, इनका ऑप्शन ले सकते हैं, तो उसमें दांत आपके नेचुरल वे में लाइन हो जाए। अच्छा, कुछ इस तरह की भी पेशेंट्स हैं कि अगर उनको हमने ब्रेसेस दिए हुए मुंह में और उनकी किसी न किसी रीज़न की वजह से ब्रैकेट या वायर जो है वो निकल आई है बाहर और वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और वो उस चीज़ को जो है उन्होंने नॉर्मल लिया और वो वायर उनको लगती रही, तो वहाँ पे अल्सर हो गया। और जी, फिर वो जो है ना इरिटेशन जो है ना वो बार बार उसमें गुजर को होते रही। तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि एक कैंसर स्टेज भी होती है और एक प्री कैंसर स्टेज भी होती है। लाइक इस सब ब्रेसेस से तो कोई लेना देना नहीं है। इरिटेशन की बात आई तो मैं उससे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके मुंह में लॉन्ग टाइम के लिए इरिटेशन काज कर रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके वो डेंचर हो सकते हैं, चिकी डेंचर की वायर हो सकती है, आपकी कोई ऐसी चीज़ है लाइक कुछ लोग पान गुटखा इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आपकी मिकोज़ा को अगर कोई चीज़ मुसलसल इरिटेट कर रही है तो वो कैंसर की तरफ जा सकती है। सबसे पहले प्री कैंसर स्टेज होगी, अगर उन्हें नहीं पता, वो रिकग्नाइज नहीं करते, तो वो चीज़ इरिटेशन करते वो जब फिर कैंसर में चली जाती है तो फिर हमें वो चीज़ ही उस जगह से निकालनी पड़ती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आपको पता है आजकल बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो पान गुटखा भी खाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेहतरीन है कि इसको छोड़ दें। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, वो नहीं छोड़ सकते, तो फिर हम उन्हें ये कहते हैं कि आप जो है ना अपनी मिकोज़ा को नोट में रखें कि अगर आप इधर रख रहे हैं निस्वार वगैरह जैसे हमारे पाकिस्तान में है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी मेरी कोलीग डॉक्टर है उनकी भी आपको एक मैं स्टोरी बताऊंगी कि उनके साथ क्या हुआ था। तो वहाँ पर ना अगर वो इसी तरह एक साइड पे रखते रहेंगे ना तो पहले एक वाइट पैच बनेगा, वो एक प्री कैंसर जो है ना स्टेज है, तो अगर वो उधर रखते रहेंगे फिर वहाँ पे अल्सर बनेगा और वो फिर कैंसर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पेशेंट को यही कहेंगे कि पहले कोशिश करें छोड़ें, अगर नहीं छोड़ सकते तो आप ऐसे करें अल्टरनेटिव डे पे कर लें, कुछ दिन इधर रख लें कुछ दिन इधर रख लें और चेक करते रहें कि मेरा मिकोज़ा ख़राब तो नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी एक डॉक्टर थी, बचपन में वो स्कूल वगैरह पढ़ती थी, तो वहाँ पे एक्चुअली कराची से थी, तो वहाँ पे आपको पता है कि पान और ये छाली वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो उनको आदत पड़ गई, तो बहुत ही शदीद किस्म की आदत पड़ गई। तो एक कैंसर होता है प्री कैंसर, वो स्टेज है सब मिक्रोसिस, इसमें ये जो आपके होते हैं ना मसल्स, ये बाहर के मसल्स ये स्टिफ हो जाते हैं और आपके जो सॉफ्ट पैलेट होते हैं ना उसके अंदर वाइट कलर का एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से आप मुंह ज़्यादा नहीं खोल सकते, ठीक है, तो उनको ये हो गया, तो ये प्री कैंसर स्टेज है। तो देखिए ऐसी बात नहीं कि इसका इलाज नहीं है, प्री कैंसर स्टेज का इलाज है, आप वो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको ख़त्म कर दें, आपकी वो चीज़ जो डिस्टर्ब हो गई है उसको सर्जरी से निकाल दें। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं ख़त्म करेंगे और आप कॉन्टीन्यूस लगे रहेंगे तो वो फिर कैंसर में शिफ्ट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा परेशानी की आवाज़, चले कैंसर भी शिफ्ट हो गया तो हम वो वाला पूरा, फॉर एग्जांपल अगर जॉ का कैंसर हो गया हम जॉ काट के निकाल देंगे, वो अगर आपके अपर पे हुआ है तो नोज़ वगैरह जहाँ फैला आई वगैरह उसको काट दें। मसला क्या होता है कि उसके मैट्स होते हैं, मैट्स क्या होते हैं कि वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, तो अगर वो वहाँ मुंह से आपकी पूरे जिस्म में चला गया तो फिर इसका हल नहीं है, फिर उसका आपको जो है आपकी लाइफ ख़त्म है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियाँ आपकी मुंह से स्टार्ट होती हैं, तो अगर आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, आप ये अपनी ओरल हाइजीन को डेली बेसिस पे नोट में रखेंगे, क्योंकि जो हेल्दी पर्सन है जिस तरह की चीज़ें नहीं ले रहा उसको तो ऐसी परेशानी की बात नहीं, लेकिन जो चीज़ लोग ये चीज़ें ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और आजकल शीशा बहुत कॉमन हो गया है, ये चीज़ें करें, तो उनको चाहिए कि वो अपने माउथ में चेक एंड बैलेंस रखें। इसके अलावा अगर अभी ये भी मैं आपको एक 2-3 अपने और पेशेंट्स की मैं आपको बताती हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आए तो डायबिटिक थे और उनकी जो है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, तो उन्होंने कहीं से दांत निकलवाए, तो वो मेरे पास आते रहे काफ़ी अर्सा, उनका वोंड नहीं हील हो रहा था, मतलब कि जहाँ से उन्होंने दांत निकलवाए थे वो ज़ख़म उनका भर नहीं रहा था।
तो लाइक मुझे फिर स्पेशियस हुआ कि ये क्यों इस तरीके से हो रहा है। हालांकि बहुत भी कुछ हो तो आपका 1 महीने में ज़ख्म हील अप हो जाता है। 2-3 महीने जब हमने हर मेडिसिन्स भी दी, हमने अपनी कोशिश भी की, तो फिर हमने उनका जो है जब चेक किया तो कैंसर उनको बॉडी में किसी और पार्ट पे था, तो उसका मैट उधर पहुंच गया था और मुंह का भी उन्हें कैंसर हो गया। तो ये मेरा सवाल इधर करने का क्या मकसद था कि अगर आपके मुंह में कोई ऐसा छाला है, ठीक है, कोई ऐसा ज़ख़म है जो भर नहीं रहा, कोई भी अल्सर है मुंह में, बहुत सारे नॉर्मल लोगों को भी हो जाते हैं, 3 हफ्ते तक वो रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको परेशान होना चाहिए, आपको चेक करवाना चाहिए, आपको उसकी हिस्टोपैथ करवानी चाहिए और उसको डायग्नोस करना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा इशू स्टार्ट भी हो रहा है तो अर्ली स्टेजेस पे उसे रोक दिया जाए। एक और कॉमन चीज़ है लाइकन प्लैनिस में क्या होता है कि आपके जो ना ये होते हैं मुंह के अंदर जो सबसे लेयर बाहर का जो आपका टिश्यू है बहुत पतला होता है, उसके ऊपर सारी वाइट कलर का एक पैच बन जाता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी पे भी दोनों टाइप का होता है, बाहर फेस पे, लिप्स पे और माउथ में, हर जगह पे हो सकता है। ये भी प्री कैंसर कंडीशन है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। टेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हेल्दी होते हैं, ना स्मोकिंग करते, कुछ भी नहीं करते, और वो भी परेशान होते हैं, उन्हें हो जाता है। ये बिल्कुल कैंसर में ही कन्वर्ट तो नहीं होता, लेकिन अगर केयर ना की जाए तो शिफ्ट भी हो सकता है। तो अगर आप इसी अर्ली स्टेज पे केयर करेंगे, इसकी बस यही है कि आपने ख्याल रखना है, ठीक है। प्री कैंसर स्टेज को आप पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली और वो कब होगा कि आपको अपने मुंह में किसी किस्म का भी चेंज नज़र आ रहा है, आपको कोई ब्लैक पैच नज़र आ रहा है, आपको कोई अल्सर नज़र आ रहा है, कोई आपको वाइट पैच नज़र आ रहा है, कोई आपको मुंह में अपने चेंजेस नज़र आ रहे हैं, कोई आपकी टंग पे ऐसी चीज़ है जो अल्सर है, वो है, आपको लग रहा है कि भाई क्यों नहीं हील हो रहा, तो आपको अपने जहन में सोचना चाहिए। आजकल डॉक्टर साहब ये यंग जनरेशन वेपिंग कर रही है, तो क्या उससे नहीं हो सकता कैंसर? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक चीज़ को देखिए, वेपिंग ज़्यादा डेंजरस है स्मोकिंग से। डायरेक्ट आप जो है हाई निकोटीन अपने लंग्स में लेके जा रहे हैं, आप अपने लंग्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक और बस आपने एक नॉर्मल रूल याद रखना है, कोई चीज़ लंबे अरसे तक आपके मुंह में इरिटेशन काज करेगी, इरिटेशन तो आपके मुंह में वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत सारे डेंचर के पेशेंट हैं, उनकी क्लास वायर लगी हुई होती है, दांतों के ऊपर सपोर्ट देती है। अगर वो क्लास आपके मिकोजा के साथ टच करेंगी और वो बार बार टच कर रहे हैं, पेशेंट को नहीं पता, तो वहाँ पे वो भी कैंसर में शिफ्ट हो सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको ये है कि नोटिस में रखना ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको लग रहा है कि मुंह में इरिटेशन काज करे, आपका अपना दांत है टूट गया एक साइड से, वो आप पेशेंट ऐसे आते हैं कि रात को टूटे है, वो ज़ुबान के ऊपर कट करके इतना बड़ा अल्सर बना देता है वो, और अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करेंगे तो वो आपकी ज़ुबान में कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल जो टीवी एड्स चल रहे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, निकोटीन को, टबैको को, और उससे जो है ना आप क्या समझती हैं, क्या वो एड्स जो है ठीक कर रहे हैं? तो उन पे क्या, यंग जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे? आपकी ये बात बिल्कुल टू द पॉइंट है। मैं कल परसों ये एक ऐड देख रही थी जिसमें ये निकोटिन गम्स के बारे में हमारे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं बहुत दुख हुआ मुझे ये देख के, क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हमारी जो यंग जनरेशन है ना एज आइडल देखती है, ठीक है, वो उनको फॉलो करना चाहती है। तो अगर वो लोग इसको प्रमोट करेंगे कि स्मोकिंग इज़ गुड, आप निकोटिन बबल गम लें, ये गुड है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आई थिंक सो कि जो एक इंसान है ना, उसको पैसों के लिए हर चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसको पहले ये सोचना चाहिए कि जो मैं ये अमल कर रहा हूँ, इसको मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये सब उनके फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये उनको लगेगा कि ये फैंसी है, ये एक चीज़ है, ये लाइफ का पार्ट है, हर कोई कर रहा है, मैं तो उसको फॉलो करता हूँ। अब मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा एड्स चल रही हैं, इसकी एड्स हो गई। इसके अलावा जब गर्मियाँ आती हैं तो आप देखिए पेप्सी की ऐसी और 7 अप की ऐसी एड चल रही होती है। तो ये सब चीज़ें को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो दौर है वो है मीडिया का, ठीक है।
जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो बिकेगी, ठीक है। जो चीज़ आपको आपकी टीवी पे नज़र आएगी वो फैंसी शो होगी, वो लगेगा किसका ट्रेंड है। तो हमारी इस बहुत सारे ऐसे अजीम लोग भी हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो मैं बड़ी मैं खुश हुई है, क्योंकि मैं खुद भी सोच रही हूँ कि जो लोग हर दिल अजीज़ होते हैं ना, तो उनको ये चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं कि उनको ब्लैंक चेक भी ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसका लॉन्ग टर्म क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके बाकी जो उनके चाहने वाले हैं, जो उन्हें चाहते हैं, उनके ऊपर इसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरह बहुत सारे जो हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने पेप्सी को भी डिफरेंट ड्रिंक्स को भी रिजेक्ट करते हुए देखा है, डिफरेंट ब्रांड्स को भी रिजेक्ट करते हुए देखा है, और इस तरीके से डिफरेंट ये जो आपकी सिगरेट और इस तरीके ये निकोटीन जो गम्स वगैरह थी, इसको प्रमोट करने से भी उन्होंने साफ इनकार किया। तो पेप्सी और 7 अप से भी कुछ हो सकता है दांतों में? 100%। अच्छा, ये जो डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इसको जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपके दांत जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर तो आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपकी बाहर का जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर देता है वक्त के साथ साथ। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको नॉलेज नहीं होता ना, उनको बस ये पता है कि हमने रात को ब्रश करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो ब्रश करते हैं, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कि वो अपने दांतों को और नुकसान किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रश कर लिया, पहले दांतों के ऊपर एसिड था, ब्रश का एसिड आया तो उन्होंने आपके दांतों को मज़ीद ख़राब किया। जैस ज़्यादा इनामिल इससे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और एक और चीज़ क्या है कि कभी कभी अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, तो आप उसको स्ट्रॉ से पिए या डायरेक्ट उसको ले जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, पी के पूरे मुंह में वो घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके दांतों को और ज़्यादा नुकसान होता है। तो कोशिश करें इस तरीके से पिए कि आपके दांतों के साथ वो कम से कम टच हो। तो इस तरीके से ये मैं प्रमोट नहीं करी कि आप डेली बेसिस पे पिए, लेकिन अगर कभी पीना चाहते हैं तो ये राइट वे है इसको पीने का। इस तरीके से आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। Should mouthwash is okay to use? बिल्कुल, इसका डिपेंड करता है कि माउथ वॉश आपने कब इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपने इसको अपनी रूटीन बना लेना है कि आप डेली बेसिस पे माउथ वॉश यूज़ करें, बिल्कुल भी नहीं। जो माउथ वॉश होता है वो होता है मेडिकेटेड, ठीक है। और आपके मुंह में अगर कोई इशू है तो उस इशू से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपने इस इशू के लिए इतने अरसे के लिए माउथ वॉश यूज़ करना है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए माउथ वॉश इस्तेमाल करें और दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो इससे क्या आपको नुकसान होगा कि आपके मुंह में जो है ना हेल्दी बैक्टीरियाज हैं। आपके मुंह में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फूड के कुछ पार्टिकल्स को इधर डाइजेस्ट करते और कुछ पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होते। आपके मुंह में ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आपकी बीपी को मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर आप माउथ वॉश के इस्तेमाल करेंगे तो वो हेल्दी बैक्टीरियाज कम हो जाएंगे। ना सिर्फ आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी, आपके वो बैक्टीरियाज कम हो जाएंगे जो कि डाइजेशन कराते हैं, और आपको बीपी के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो माउथ वॉश सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब कोई इशू है और आपका डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। डेली बेसिस पे ना तो मैं माउथ वॉश को प्रेफर करती हूँ, ना बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट के इस्तेमाल को करती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना हर चीज़ मार्केटिंग बन गई और डिफरेंट कंपनीज आ गई हैं, और बहुत सारी कंपनीज को नहीं पता कि हमने कौन सा इसमें इंग्रेडिएंट डालना है जिसमें फ़ायदा है। बस एक दौड़ चल पड़ी है इस दुनिया में कि बस ये ले ले ये ले ले। बेसिकली क्या चीज़ है कि आपने दांतों को साफ़ करना है, ठीक है। अगर आप सुबह भी पेस्ट कर रहे हैं, आप रात को भी पेस्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन जो मर्ज़ी आप खा रहे हैं, आपके दांतों के साथ खाना फंसा हुआ है, कैविटीज़ हो जाएंगी, तो आपको वो तो फ़ायदा ना रहा। तो ये चीज़ की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि मेरे दांतों में मैं कब खाना खाता हूँ और उसको मैंने कैसे क्लीन करना है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है, जब भी आप कुछ खाते हैं, आप जाते हैं सिंक पे हाथ धोने के लिए, आप अपने कुली करें। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपने खाना खा लिया, आप कुली नहीं कर सकते, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ सिप, रिंस योर होल माउथ एंड ड्रिंक इट। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है ना वो जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे और आपके दांत जो है वो फ्री हो जाएंगी कैरीज से। तो टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल ज़्यादा हार्मफुल है, माउथ वॉश का भी इस्तेमाल ज़्यादा हार्मफुल है, और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि टूथपेस्ट हमने कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। अच्छा, मार्केट में अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट आए हुए हैं, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मार्केट में बेतहाशा आए हुए,
बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो बच्चों के लिए, जैसे कहते हैं ना टूथपेस्ट में, आपके टूथपेस्ट में नमक है, फ्लोराइड। ये जो फ्लोराइड है जो चीज़, वो आपके दांतों को कैविटी से बचाती है। तो आपके टूथपेस्ट में बस फ्लोराइड होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे भी वो इस्तेमाल करें और बड़े भी वो इस्तेमाल करें, ठीक है। बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए हैं, वाइटनिंग के टूथपेस्ट आ गए हैं, आपके डिफरेंट किस्मों के टूथपेस्ट आ गए हैं, मेडिकेटेड भी हैं। तो वो जो मेडिकेटेड है वो तो आप तब इस्तेमाल करें जब कोई मसला है। और आम तौर पे एक तो आपने नॉर्मल ब्रांड पे रहना है, नॉर्मल बिल्कुल, जिसमें सिर्फ फ्लोराइड हो, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कितना टूथपेस्ट लेना है, ठीक है। मैं अब आपको एक चीज़ बताऊंगी, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इस तरीके से करते हैं, उनको नहीं पता होता, तो वो अपना इस तरह पकड़ते हैं और एक लंबी लाइन इधर लगा ली, ठीक है। ठीक है, मैं भी डॉक्टर साहब वैसे इसी तरह करता हूँ। ये नहीं ठीक, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके से इसको नहीं इस्तेमाल करते बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या तरीका है। जितनी ज़्यादा आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, वो उतना आपके लिए नुकसानदेह है। एक तो इतनी बड़ी लेंगे तो जब आप अभी तक मुंह तक पहुँचेंगे वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। एक इस तरीके से आपके टूथपेस्ट का भी नुकसान होगा। दूसरा ये है कि आपने ना एक तो ब्रिस्टल में इंगेज करना है और सिर्फ छोटी सी, बस दिस इज एनफ। देखिए कोई गिर रहा है तो क्या इतने से दांत क्लीन हो जाएंगे? ये बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक आपका जो पर्पस है ना वो टीथ को साफ करना है। वो ये सिंपल ब्रश भी कर सकता है। टीथ को आपने जो उसके साथ फूड पार्टिकल्स, जो प्लाक लगा हुआ है, उसको आपने रिमूव आउट करना है। इसमें तो फ्लोराइड है और कुछ फ्लेवर्स हैं ताकि मुंह से अच्छी खुशबू आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टूथ ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कुछ लोग 10-10 मिनट तक जो है ना वो करते रहते हैं, तो इसका सही तरीका क्या इस्तेमाल करने का? मैं ये भी आपको बता देती हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपकी जो है ना डायरेक्शन ऑफ टूथ ब्रश क्या है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, फोर्स नहीं। अगर आप फोर्सफुली दांतों को करेंगे ना तो दांतों के जो बाहर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे लगे हुए फुल फोर्स के साथ नहीं। डायरेक्शन क्या है कि आपकी जो दांत है ना, ठीक है, यहाँ से नीचे आप सिर्फ अगर 60 सेकेंड भी ब्रश करते हैं ना और सही डायरेक्शन में करते हैं, स्मॉल एंड इनफ, ठीक है। आप इस एरिया में इसी तरह कि आपने इस से नीचे को लेकर आना है। और आपको पता है कि सिर्फ यहाँ और यहाँ से ये ब्रश ख़त्म नहीं है, ठीक है। ये सरफेसेस को भी आपने करना है, इधर पीछे से भी करना है, अंदर से भी, हर एरिया को टच करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो आते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी प्लाक जमा हुई है क्योंकि वो इस एरिया को टच ही नहीं करते। यहाँ पर ऐसे स्लाइवरी ग्लैंड हैं जो कि ज़्यादा प्लाक को एक्यूमुलेट करते हैं। तो अगर आप इन एरियाज़ को नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे गम्स के इशू स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ डिटेल में। तो डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है और राइट टूथब्रश का इस्तेमाल, कि आप कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करें। जैसे डॉक्टर साहब, कुछ मार्केट में मैंने ब्रश देखे हैं, उनकी भी बहुत सारी काइंड्स होती हैं। उन कुछ पे लिखा होता है कि हार्ड ब्रिस्टल, कुछ सॉफ्ट ब्रिस्टल, और कुछ तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट ब्रिस्टल्स होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ब्रश जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए मार्केट में जो है ना बहुत सारे टूथब्रश हैं, बिल्कुल आपने अच्छी बात है ये देखा है, सॉफ्ट है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता, वो जाते हैं बस ब्लाइंडली उठा लेते हैं। एक तो हार्ड तो होना ही नहीं चाहिए। हार्ड ब्रिस्टल ने क्या करना है, वो उन्होंने आपके दांतों को तो ख़त्म करना है। एक तो आप फोर्सफुली और ऊपर से आगे हार्ड। आप देखें कि एक रेड मार्क अगर दांतों पे आप करेंगे तो वो तो उसकी तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो करती हूँ मीडियम, ठीक है। उसको आपने राइट फोर्क के साथ जेंटली यूज़ करना है, तो उससे आपके दांतों की जो है बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी। जो सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट है वो हम तब रिकमेंड करते हैं जब पेशेंट को कुछ पेशेंट होते हैं ना, उनको गम की कोई इशू हो जाते हैं जिनकी वजह से गम उनकी ब्लीड कर रहे होते हैं, जिंजिवाइटिस हो जाता है। तो इस तरह मीडियम से उनके दांत जो है ना और हर्ट हो सकते हैं उनके गम्स को। तो तब हम कुछ अरसे के लिए उनको रिकमेंड करते हैं आप ये करें ताकि दांत भी साफ़ हो जाए और उनके मसूड़े भी ज़ख्मी ना हो। तो इन केसेस में हम करते हैं। Why brushing is important at night? बिल्कुल, देखिए आपने रात को मील लिया, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर खाने के बाद उन्हें कुली करने की आदत होती है, ठीक है। अगर वो लोग इन केस रात को ब्रश नहीं भी करते हैं तो उनकी इतनी कैविटीज़ नहीं लगेंगी एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि खा रहे हैं खाना और ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कि आपके दांतों के साथ स्टिक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप सलाद ले रहे हैं, फाइब्रस चीज़ ले रहे हैं, वो दांतों के साथ स्टिक नहीं करेगी, उससे कैविटीज़ नहीं होंगी। आप चॉकलेट्स ले रहे हैं, आप ऐसे कोई स्टिकी बबल गम्स और ऐसे कोई स्टिकी कैरेमल की टॉफ़ीज़ खा रहे हैं जो कि दांतों के साथ चिपक गई और आप ऐसे ही सो गए, फिर कैविटीज़ होंगी। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप रात को बेड पे जाएं तो लाजमी ब्रश करें, आप वाटर पिक का इस्तेमाल करें, आप रिंस वगैरह करें, ताकि जो है ना आपके मुंह में जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो सब वॉश आउट हो जाए। तो एक तो कैविटीज़ ना हो, मुंह में बुरी स्मेल वगैरह ना पैदा हो, और बस। जैसे डॉक्टर साहब ये फ्लॉस के बारे में कुछ बताएं। मैं आपके पिछले दिनों में आपकी एक वीडियो देख रहा था, तो मैंने भी यूज़ किए हैं फ्लॉस। ये टूथपिक मैंने यूज़ की, उनकी वजह से मेरे दांतों में ना बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, फ्लॉस यूज़ करना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने जिक्र किया टूथपिक का, पहले टूथपिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। टूथपिक का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपकी गम्स को भी हर्ट करती है और दांतों में गैप प्रोड्यूस करती है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी 2 चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इश्यूज़ आ रहा है कि मेरे दांतों में कुछ फंस रहा है। पहली बात तो ये है कि वो एरियाज़ कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं पीछे वाले दांतों में और आगे वाले दांतों में जहाँ खाना फंसता है, जहाँ ब्रश भी नहीं पहुँच सकता, और आप कुली भी करते हैं तो वो निकलता नहीं है। तो उन एरियाज़ के लिए आप वाटर फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट का क्या इशू होता है कि वो सही तरीके से फ्लॉस इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो फिर कहते हैं कि वो खून आ रहा है दांतों में से। मैं आपको दोनों का यूज़ बताऊंगी कि कैसे इनको इस्तेमाल करना है। देखिए, ये है फ्लॉस, ठीक है, बिल्कुल धागे की तरह होते हैं और ये आपके दांतों में गैप नहीं करता, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए कि इस्तेमाल क्या करना है। बहुत सारे लोग पेशेंट क्या करते हैं, इतना सा लेते हैं, फिर ना उनसे सही तरीके से जाया जाता है, ज़ोर से करते हैं तो वो बहुत अंदर चला जाता है और खून आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ना ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं अलबत्ता अपनी, और वैसे जो है ये तकरीबन 12 से 18 इंचज़ तक इसकी होती है। आप ये ले लें, ठीक है। और इसके इस्तेमाल करने का एक तरीका, आपने जो है ना इसको होल्ड करना है पहले अपने दोनों हाथों पे। ये मिडिल फिंगर में आप इसको दोनों साइडों से कर लें, ठीक है। फिर आपका ग्रिप बन गया है। फिर आपने सी फॉर्म में अपने दांतों के साथ ऊपर गम तक जाना है, आराम से जेंटली, ठीक है। फिर आपने नीचे लेकर आना है, तो जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब निकल आएंगे। लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल थोड़ा पकड़ा करें तो वो फिर आपको हर्ट करेगा। तो इसका इस्तेमाल तो करें, ये बहुत अच्छा है। मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि इससे जो है ना आपके गम्स के इशू से आप बच जाते हैं, आपके प्लाक वगैरह जमा नहीं होती, आपकी ब्लीडिंग गम्स नहीं होती। दूसरी जो चीज़ है जो इससे भी बहुत अच्छी है वो है ये वाटर फ्लॉसर, ठीक है। इसका इस्तेमाल तो लाजमी करना चाहिए। ये आपके सिंक के साथ पड़ा हो, ठीक है, रात को आप इसे इस्तेमाल करें, चाहे आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। सोने से पहले आपने सारे दांतों में जो है ना, इसकी डिफरेंट टिप्स होती है, ठीक है। आपने हर दांत के साथ ऐसे ऐसे जाना है, आराम आराम से, ठीक है। आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसमें वाटर, ठीक है, आप इसे ऑन करेंगे तो पानी निकलेगा। इधर मैंने इसलिए ऑन नहीं कर रही हूँ, स्प्लैश होगा। इसके इस्तेमाल करने का तरीका है, आपने इसको करके मुंह बंद करके और आपने सिंक में झुक के, ताकि पानी सारा नीचे जाए, ऐसे खोल के करेंगे तो शीशे पे स्प्लैश, हर जगह पे वो अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। तो आराम से करके ऐसे मुंह में डाल के मुंह बंद करना है और आपने इसको इस्तेमाल करना है, वो सारा पानी फिर सिंक में जाएगा। ये जो चीज़ है ये इम्प्लांट के पेशेंट के लिए बेहतरीन है, जो पेशेंट ब्रिजेस लगाते हैं के लिए बेहतरीन है। ख़ास तौर पे हमारे ब्रेसेस के पेशेंट को हम डिफरेंट इंटरडेंटल ब्रशेस रिकमेंड करते हैं। वो नॉर्मल ब्रश नहीं इस्तेमाल कर सकते, सही तरीके से ब्रशेस नहीं कर सकते। स्टार्टअप वो होते हैं अपने एस्थेटिक प्रोसीजर के साथ, एंड अप होते हैं वो कैविटीज़ के साथ, ठीक है। तो उन पेशेंट के लिए बेहतरीन है वाटर पिक डिवाइस। मेरे पास तो जो भी पेशेंट आते हैं, मैं उनकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं चेक एंड बैलेंस रखूँ कि कैविटीज़ ना स्टार्ट हो, और वो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखे। नहीं रख रहे हो तो स्केलिंग्स भी परफॉर्म करनी पड़े तो मैं कर देती हूँ बिटवीन द विजिट्स। तो ये इस्तेमाल करेंगे आप तो इंटरडेंटल ब्रशेज़ और इन चीज़ों से भी आप बचेंगे। तो इम्प्लांट के पेशेंट्स में भी, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है उधर गैप होता है, खाना फंस सकता है,
तो उन पेशेंट्स को जो है ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 बार ब्रश इस्तेमाल करना क्यों इम्पोर्टेंट है कि सुबह भी करना है और रात को भी करना है? क्या ऐसा है कि दिन में एक बार भी हम ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए 2 बार ब्रश दिन में, आपका मुझसे सवाल पूछेंगे किस टाइम आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? ट्वाइस अ डे की बात करें आप? ट्वाइस अ डे नहीं, ठीक है। आप इसको मॉर्निंग, अच्छा जो ब्रश है ना वो 2 टाइम ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक मॉर्निंग में और सेकंड जो है वो आपकी नाइट में। नाइट में तो मॉर्निंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है कि रात को आपने जो भी खाया और फिर आप सो गए, और अगर आपने ब्रश नहीं किया तो वो आपके एक लंबे टाइम में जो है वो कैविटी स्टार्ट हो जाती है। और जो मॉर्निंग का टाइम है ना, मॉर्निंग में अब डिफरेंट रिसर्चेस भी हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि मॉर्निंग में अगर आप खाने से पहले ब्रश करते हैं तो आपके मुंह बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और अगर आप ब्रश अप्लाई करते हैं तो आपके दांत ज़्यादा जो है ना वो बजाएगी कि उससे फ़ायदा और नुकसान होता है। तो इसका जो है ना, ये इसका एक मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ ना। हमारा जो वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो आपने क्या करना है, जब भी कभी ब्रश करना है उससे पहले आपने रिंस करना है, ताकि आपके मुंह में एसिडिटी हो, बेसिक हो, आपका जो इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रल हो जाए। फिर उसके बाद आप आराम से अप्लाई करें ब्रश। तो मॉर्निंग में बेहतर ये है कि खाने की बात करें, क्योंकि जब आप रात को करके सोएं और फिर आप सुबह दोबारा करेंगे उसको कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है मुंह में। और वैसे भी सुबह के वक्त जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। बेहतर यही है कि आप खाने के बाद ब्रश करें। तो हम ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बेसिकली तो जो फूड आपके दांतों के साथ फंसी हुई आपकी उसको रिमूव करना है, वही आपकी कैविटीज कॉज कर रही है। तो जो लोग रात को ब्रश नहीं करते उनका क्या होता है? हमारे लिए बेहतर है। अगर वो लोग नहीं करते तो इसमें हमारा फ़ायदा है। वो खाएं पिए, कैविटीज़ के साथ सो जाएं, फिर वो हमारे पास आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटीज़ और हार्ट अटैक है, इनका लिंक जो है वो ओरल हेल्थ से क्यों रिलेटेड है? कि ओरल हेल्थ अगर आपकी ख़राब होगी तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है और आपको जो है ना हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। देखिए आपकी ना हर चीज़ ही आपके मुंह से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक। अगर यहाँ तक मैं आपको डराना नहीं चाहती, यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है उससे डेथ भी हो सकती है। किस तरीके से डेथ हो सकती है? सम टाइम पेशेंट जो है वो ब्रिजेस लगवा लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाले दांत में कैविटीज़ होती हैं, और ब्रिज लगवाने के बाद क्या करते हैं कि वो अपनी ओरल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। जब वो ख्याल नहीं रखते हैं तो उनकी स्वेलिंग हो जाती है मुंह के एरिया में या फिर नेक के एरिया में। अगर तो मुंह के एरिया में स्वेलिंग बढ़ जाए तो यहाँ पर एक चीज़ जा रही है जो डायरेक्ट आपके ब्रेन के साथ अटैच है, दिस इज डेंजर जोन। अगर वहाँ से इन्फेक्शन आपके मिड ब्रेन पीछे ब्रेन में चला गया, डेथ हो सकती है। सिमिलरली अगर आपका जो इन्फेक्शन है नीचे वाले दांतों में हुआ है और वो फिर आपके ज़्यादा अंदर जो है आपके गले के पास चला गया है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, वो प्रेशर देगा आपके ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, आपके ट्रैक है को बंद करेगा, और इससे भी आपकी घुटन से डेथ हो सकती है। तो एक तो इन इन्फेक्शंस को आप बिल्कुल भी वो ना करेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा से भी आपको लगे कि स्वेलिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है आपके ओरल एरिया में, तो उसको आप फ़ौरन जाके चेक करवाएं। इसी तरीके से आपने जैसे मुझसे पूछा हार्ट अटैक हो, डायबिटीज़ कैसे हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट, अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसके मुसलसल गम स्वेल हैं तो वो लाजमी अपने डायबिटीज़ का जाके चेकअप करवाए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में आपके गम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, तो और इससे उन पेशेंट के जो है शुगर लेवल भी हाई होता है। बाकी हार्ट भी देखें, अगर एक पेशेंट है वो स्ट्रेस भी ले रहा है और ऐसी डाइट ले रहा है, मुँह से खाएगा ना, तो वो जंक डाइट ले रहा है तो वो आपके हार्ट वगैरह को भी इफेक्ट कर सकती है। और अगर आपके माउथ से ऐसे बैक्टीरिया, इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया चले जाते हैं जो आपके हार्ट में जाके इन्फेक्शन करते हैं, तो उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए ओरल हाइजीन अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो भी हेल्दी रहेगी। ये डिपेंड करता है, देखिए हम हर चीज़ तो अंदर से ही जा रही है ना, अब जहाँ से क्या खा रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी ग्रो करेगी। अगर जहाँ से आप अच्छी न्यूट्रिशन भेजेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आप जंक फूड भेजेंगे तो आप मोटे होंगे, डिफरेंट डिजीज़ होंगी। तो इस लिहाज से भी ओरल हाइजीन जो है ना आपको मेंटेन करनी चाहिए। अच्छा, ये आजकल वाइटनिंग टूथपेस्ट आए हुए हैं तो इनसे टीथ वाइट होते हैं, तो क्या ये आप रिकमेंड करती हैं कि नहीं? बहुत सारी मैंने भी एड्स देखी हैं टीवी पर और सोशल मीडिया पर, तो वो प्रमोट कर रहे होते हैं वाइटनिंग टूथपेस्ट को।
तो क्या आपको लगता है कि इनके कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे हैं, तो ये बता दीजिएगा। देखिए, जो वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं, मैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि आपको क्या पता कि उसके बीच में क्या है, ठीक है। तो बजाय ये, मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने वाइटनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल किए और उन्होंने डिफरेंट ऐप से वाइटनिंग किट्स मंगवा के घर में इस्तेमाल किए हैं कि मेरे दांत और वाइट होंगे, और उन्हें उसमें नहीं पता था कि उसमें वाइटनिंग एजेंट है या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपके दांत रगड़े जाते हैं, तो उनके ऊपर वाला स्ट्रक्चर इनेमल ही चला गया, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है डेंटिन, वो ब्राउनिश कलर में होते हैं। तो बजाय ये कि उन्हें और मज़ीद वाइट दांत मिलते, वो अपने जो है ज़्यादा ब्राउनिश दांतों की तरफ उन्हें जाना पड़ा। तो फिर उसके बाद फिर उनको आना पड़ा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की तरफ, क्योंकि उनको सेंसिटिविटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे। तो जो वाइटनिंग है, अगर तो किसी को बहुत ज़्यादा करानी है तो वो ऑफिस में आके डेंटिस्ट के पास करवाए, ठीक है, क्योंकि इसमें सेफ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे जो है आप वाइटनिंग प्रोसीजर करें। तो वाइटनिंग टूथपेस्ट में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, ठीक है। और जो वाइटनिंग प्रोसीजर इन ऑफिस भी हो रहे हैं, वो भी बार बार उसको अपनी हैबिट नहीं बनानी चाहिए, वो भी आप वंस ट्वाइस इन लाइफ करवा लें। मैं ओवरऑल वाइटनिंग को नहीं प्रेफर करती, मैं इनको पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं समझती, ये सेफ़ नहीं है उनकी दांत के लिए। जी, माउथ सैनिटाइज़र मैंने देखा है कुछ आए हुए मार्केट्स में, तो क्या इनका यूज़ करना बेहतर है? इसमें देखिए वही चीज़ आ जाती है, लाइक जैसे माउथ वॉश है, ठीक है, आप माउथ वॉश करते हैं तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए यूज़ करें। जो सैनिटाइज़र आप कह रहे हैं वो दो तरह के हैं, कुछ पेशेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके मुँह से स्मेल आ रही है, और कुछ पेशेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिकेटेड होते हैं कि हम इसको मुंह में करेंगे तो हमारे बैक्टीरियाज वगैरह जो इन्फेक्शन है वो उसको ख़त्म कर देगा। ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट कि हमें क्या रिकमेंड करना चाहिए। एस्थेटिकली अगर आप जा रहे हैं तो आई डोंट प्रेफर देम, क्योंकि जो कॉज है, आपकी जो इशू है, उसको रिजॉल्व करवाएं। आप इसी से बस वो अपने उस मसले को छुपाते रहेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है। बैड ब्रीथिंग क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? काफ़ी रीज़न है इसके, काफ़ी ज़्यादा इसके रीज़न है। अगर आप ओरल कैविटीज़ के ओवरऑल ओरल जो आपके है माउथ, उसके लिहाज से आप देखिए तो उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके मुंह में कोई कैविटी है ऐसी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिके हो गया, उसमें खाना फंसा हुआ है, उसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। आपकी ब्लीडिंग गम्स हैं, ठीक है, जिंजवाइटिस है आपके मुंह में, उसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। आप अपने ज़ुबान की सफाई अच्छे तरीके से नहीं करते, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्लाक एक्यूमुलेट है, उसकी वजह से आपको स्मेल आ सकती है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जी ये सारी चीज़ें नहीं है उसमें, और वो इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो उसमें किन रीज़न की वजह से आ सकती है। उनमें सबसे पहले तो हम देखेंगे उनकी चेस्ट, कि उनकी चेस्ट क्लियर है, क्योंकि जो बलगम होता है ना, म्यूकस, इसकी वजह से बहुत बुरी स्मेल आती है मुँह से। नंबर 2 जो है, कुछ लोगों को स्टमक में एसिडिटी होती है, ठीक है, वो एसिड की वजह से उनके मुँह से बहुत बुरी स्मेल आती है। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से पेशेंट को, अगर इनको कंट्रोल करेंगे तो जो है उनको स्मेल नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि इंसान को खुद पता नहीं चलता कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, ठीक है, कोई दूसरा बताता है तो उसे पता चलता है कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। अब मुझे नहीं पता होगा कि मुझे जिससे स्मेल आ रही है, नहीं कोई मुझे बताएगा तो मुझे पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अच्छा, अभी आपने नाम लिए कि टंग क्लीनर, टंग क्लीन कैसे करनी चाहिए इसकी? बिल्कुल, मुख्तलिफ हमारे मार्केट में टंग स्क्रैपर्स हैं, वो इस्तेमाल हमें लेने चाहिए और हमें डेली बेसिस पे अपने टंग की सफाई करनी चाहिए। उसके मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई है, उसमें उसका प्रॉपर वे में इस्तेमाल, क्योंकि कुछ लोगों को उसके इस्तेमाल से गैग मतलब उल्टी भी हो जाती है, दिल भी ख़राब होता है। तो अगर आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ना सिर्फ ज़ुबान अच्छी होगी। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे हैं कि आपको खाना खाने के बाद ब्रश वगैरह तो छोड़ें, उनकी ज़ुबान की ऐसी बुरी हालत हो जाती है, ब्लैक कलर की उनकी ज़ुबान पे पैचेस बन जाते हैं। तो इसीलिए टंग स्क्रैबर का आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़ुबान भी साफ रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके करियर में जो है ना, आपने बहुत सारे पेशेंट्स किए हैं, सबसे कॉमन केस आपको क्या मिला है कि जो सब में कॉमन हो? ज़्यादा कॉमन केस जो पेशेंट RCTs के साथ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। पेशेंट का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो समझता है कि मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ तो एक महंगा प्रोसीजर कराने जा रहा हूँ, तो वो उसको डिले करता जाता है। जब बात दर्द में चेंज होती है ना बात, तब वो डेंटिस्ट के पास जाता है और तब उसका ख़र्चा वाकई में बहुत हो जाता है।
देखिए एक छोटी सी कैविटी स्टार्ट हुई है, अगर आप डेंटिस्ट के पास आएंगे उसको फिल अप कराने तो आपका इतना खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर वही कैविटी रूट कैनाल और क्राउन में शिफ्ट हो जाएगी तो आप देखिए आपका खर्चा 3 गुना बढ़ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप छोटी चीज़ से स्टार्ट करेंगे तो डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है। हम अपनी जो एक्सपेंस है खुद अपनी नेग्लिजेंस से इंक्रीज़ करते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, तो फिर बाद में हम ये समझते हैं कि ये प्रोसीजर महंगे हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कई लोग जो है ना परेशान रहते हैं कि किस डेंटिस्ट के पास जाएं, तो आप बता सकते हैं कि हाउ टू चूज़ गुड डेंटिस्ट? देखिए अगर आप कोई मेरे पास पेशेंट आया फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो मुझे नहीं कह सकता कि मैं 100% अच्छी हूँ। कोई भी पेशेंट है उसको चाहिए कि वो एक सेकंड ओपिनियन ले और फिर देखे कि दोनों डॉक्टर्स की ओपिनियन मैच कर रही हैं, फिर उस तरीके से वो खुद रिकग्नाइज़ करेगा कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। अब हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं कि जो पेशेंट की अननेसेसरी भी काम कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अच्छा डॉक्टर साहब, रात को ब्रश ना करने के क्या नुकसान है? जो ब्रश ना करने का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि वक्त के साथ साथ प्लाक जमा होती रहती है आपके जो गम्स और टीथ का मार्जिन है वहाँ पर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होती होती वो स्टोन बन जाती है। जब वो स्टोन बन जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गम्स को और बोन को ख़त्म कर देती है। और सबसे ज़्यादा आपको मज़े की बात क्या है, ये है पेनलेस। उनको पता भी पेशेंट को नहीं चलता, क्योंकि अगर किसी प्रोसीजर में पेन हो ना तो फिर तो पेशेंट कहता है कि मैं जाऊँ ट्रीटमेंट कराने। ये तो जब उनके हाथ में दांत आ जाते हैं और दांत हिलने लग जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस इश्यू की वजह से उनके दांत जो है सारे ख़राब हो गए। तो मेरे पास आए ऐसे ऐसे पेशेंट, इतने प्यारे उनके दांत होते हैं और वो प्लाक की वजह से। और फिर एक इतनी अच्छी मिथ चली हुई है ना कि आप अगर स्केलिंग कराते हैं तो आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं। पिछले दिनों की बात है, मेरे पास पेशेंट आया, एक स्केलिंग करा रहा आया, किस इशू से था, ब्लीडिंग गम, सवेयर पॉकेटिंग और प्लाक एक्यूमुलेशन और जो है ना डीप रूट प्लानिंग की ज़रूरत थी। जब हमने स्टार्ट किया, नो डॉक्टर साहब मेरे दांत और कमज़ोर हो रहे हैं, मेरे दांत और वीक हो जाएंगे, आप मेरे गम ख़त्म कर रही हैं। तो देखिए हम अंदर जाके आपकी रूट प्लानिंग करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, आपकी इरिटेशन जो गम्स में हुई है वो ख़त्म होगी तो वापस आपके दांतों के साथ आके जुड़ेगा और दोबारा से बोन बनेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। पेशेंट इस चीज़ को नहीं केयर करते और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट के अगले 4 दांत गिर जाते हैं इस वजह से। तो इसलिए नाइट ब्रशिंग और एवरी टाइम हर खाने के बाद कुली बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में हैं तो पानी पिएं खाने के थोड़ी देर बाद, तो अपने दांतों के साथ खाना आप बिल्कुल स्टिक ना रहने दें। और दूसरा जो है ना, वो जब ब्रश भी करते हैं ना तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फोर्स का राइट फोर्स अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके ऊपर वाला प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। एक पेशेंट मेरे पास आए थे, बिल्कुल ठीक उनके दांत थे, बिल्कुल पानी पीते, कहते हैं मुझे पेन होती है। क्या था, फोर्सफुली ब्रश करने की वजह से वहाँ से एनामल ख़त्म हो गई, डिच बन गया है, रूट विजिबल हो गई है, तो फिर आपको पेन होगा। ठीक है, तो फिर इन चीज़ों को बचने के लिए एक तो फोर्स, डायरेक्शन और जेंटल प्रेशर यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सुनने में आया कि डेंटिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी इनकम होती है इनकी? देखिए डेंटिस्ट्री में जो चीज़ें हैं ना, अगर आप अपने पेशेंट के साथ ऑनेस्ट हैं और उन्हें राइट और अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो डेंटिस्ट्री का मटेरियल ही इतना महंगा है और अच्छी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो इतनी महंगी है कि आप नॉर्मल हलाल की कमा सकते हैं, इससे उम्मीद नहीं हो सकते। आप अच्छा ट्रीटमेंट दे, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये एक बात नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा कमाते हैं। आप अगर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो सही डायरेक्शन में देते हैं तो आपकी जो है बस इतनी इनकम होती है कि आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल मैंने वेनियर्स के बारे में बहुत सुना है, तो क्या ये अच्छे होते हैं यूज़ करना वेनियर्स? हमारे व्यूअर्स को बताएं ज़रा वेनियर्स के बारे में। बात यही आती है कि सबसे पहले कि पेशेंट आपके पास अपना कंसर्न क्या लेकर आया है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके दांत टेढ़े होते हैं और वो कहते हैं हमें वेनियर्स लगा दें, तो हम उनको प्रेफर करते हैं। हालांकि अच्छे खूबसूरत गोरे उनके नेचुरल वाइट टीथ होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इसको नेचुरल वे में ठीक करवा लें, आपको ज़रूरत नहीं अपने दांतों का रंग चेंज करवाने की। वेनियर्स क्या होता है कि दांतों का रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक आर्टिफिशियल एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आपके दांतों के ऊपर हाफ अगली सरफेस पे लग जाएगा। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं
ठीक है, उनको तो हम इस तरीके से टैकल करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बस लाइट सी पॉलिश वगैरह की, हम उनको फिर कॉम्पोजिट बॉन्डिंग की तरफ ले जाते हैं कि आप अपने दांतों की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को ना ग्राइंड करवाएं, आप कॉम्पोजिट बॉन्डिंग करा लें, आपकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी जो आप चाह रहे हैं। आप स्क्रीन पे आना चाह रहे हैं, अच्छी स्माइल चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ आती है कि पेशेंट के दांत डिफरेंट डिजीज़ की वजह से एनामल सही से नहीं बन सकी, आपकी डेंटिन सही से नहीं बन सकी, तो उनकी एस्थेटिकली भी नहीं अच्छे, कॉम्प्रोमाइज्ड है और नरम भी है कि इजीली उनको केरीज भी लग सकती है और वो इजीली जो है ब्रश के साथ ख़त्म भी हो सकते हैं। तो उनको फिर हम वेनियर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं कि उससे उनके दांतों को जो है एक खूबसूरती भी मिलती है और साथ में जो है एक वो स्ट्रेंथ भी उनकी इंक्रीज़ होती है। तो ये होता है वेनियर कि आप बाहर की सरफेस को ग्राइंड करके और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर लगा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की थी ब्रेसेस और अलाइनर्स के बारे में, तो दोनों में क्या प्राइस का क्या फ़र्क है? अलाइनर्स में और ब्रेसेस में कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कौन सा जो है ना नहीं? ब्रेसेस और अलाइनर्स दोनों डिपेंड करता है कि एक तो ब्रेसेस किस डॉक्टर से लगवा रहे हैं, ठीक है, उसकी प्राइस हर डॉक्टर की अपनी प्राइस होती है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो है वो 1,50,000 से ऑनवर्ड 3 लाख तक 4 लाख तक जाती है। और जो अलाइनर्स है वो भी सेम डिपेंड करता है कि किस कंपनी से आप लगवा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में 150 से लेकर 3 लाख तक की रेंज है। तो हम जिनसे बनवाते हैं वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, टीथ अलाइनर्स की वो कंपनी है और माशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप कंपनी है। तो उनका जो है बहुत अच्छा, एक तो बहुत फास्ट सर्विस है उनकी, और हम पेशेंट को अलाइनर्स इसलिए भी रिकमेंड करते हैं अगर पेशेंट आजकल ना वो एक कन्वेंशन, एक पुराना वे था ब्रेसेस, आजकल जो है अलाइनर ज़्यादा ही इस वजह से है कि ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, ये इजी टू यूज़ हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं हर खाने के लिए। और जो छोटे बच्चे हैं ना वो ख़ास तौर पे उनके लिए, क्योंकि वो ब्रैकेट्स तोड़ देते हैं और उनको अल्सर्स हो जाते हैं, वो बार बार तंग होते हैं, तो इस वजह से जो है अलाइनर्स अब इस आगे जो हमारा टाइम आ रहा है उसमें और इसमें काम होगा और ये जो है हो सकता है कि ब्रेसेस को टेक ओवर भी कर लें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आपने टीथ अलाइनर्स का नाम लिया डॉक्टर साहब, तो लकीली आज हमारी जो इस वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं वो भी टीथ अलाइनर ही हैं। स्पेशल उन्होंने आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया हमारी। ओह नाइस, इट्स अ वेरी नाइस कंपनी। पाकिस्तान की बहुत अच्छी ये कंपनी है, तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत क्विक ये रिप्लाई करते हैं और टाइम पे अपना सब काम करते हैं। इज़ अ वेरी गुड। और इनकी जो चीज़ें होती हैं ना अथेंटिक होती हैं इनकी। हमने डिफरेंट जब चेक किए 2-3 कंपनी से, तो इनकी जो मटेरियल होता है ना वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक ये मटेरियल चूज़ करें, तो आई प्रेफर दिस कंपनी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग इन आवर शो। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना नई सीखने को मिली और हमारे व्यूवर्स भी इंशाल्लाह सीखेंगे इससे। और आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, कुछ बातें जो हमें नहीं पता थी वो भी हमने सीखी आपसे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और आप ये वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।